जय हिंद साथियों, मैं राकेश सिंह आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आरपीएम एग्रीकल्चर पे स्वागत करता हूं। ये हमारे चैनल पे चल रही इकोनॉमिक सीरीज़ की चौथी वीडियो है। इसमें यदि इससे पहले आप लोगों ने हमारी वीडियो को नहीं देखा हो तो आप लोग जा करके हमारे चैनल पर विजिट करके वीडियो को देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। आज की क्लास में हम जानेंगे कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमिक्स किस प्रकार से कृषि से संबंध रखती है एवं कृषि में अर्थशास्त्र का उपयोग करके किसान किस प्रकार से लाभ कमाते हैं एवं किन किन प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, तो इससे पहले के लेक्चर में हम लोग समझ चुके हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है और जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि इकोनॉमिक्स मुख्य रूप से धन का विज्ञान है एवं उसकी अलग अलग परिभाषाएँ हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स जो है हम लोग जान चुके हैं कि इकोनॉमिक्स ग्रीक भाषा का शब्द है जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, ओइकस प्लस नॉमस, जिसके अंतर्गत हम लोग घरेलू प्रबंधन की बातों का अध्ययन करते हैं और इसके अंतर्गत अलग अलग सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं जो मानव के आर्थिक क्रियाओं से संबंध रखती है। इन्हीं आर्थिक क्रियाओं का जो संबंध है उसमें यदि उसका प्रयोग हम लोग कृषि में करते हैं तो उसी को हम लोग एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, यदि अर्थशास्त्र के जितने भी सिद्धांत एवं विधियां हैं उन सभी का प्रयोग यदि किसान के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा कृषि में किया जा रहा है तो उसका अध्ययन हम लोग कृषि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम लोग कृषि अर्थशास्त्र के ऑब्जेक्टिव की। इसमें का जो पहला ऑब्जेक्टिव है किसानों को मुख्य रूप से सिलेक्शन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस, कृषि अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य जो है किसानों को जितने भी सीमित संसाधन हैं उन सभी का चयन करना सिखाता है, जिससे कि किसान कौन कौन से संसाधनों का उपयोग करे अपने फार्म पे कि अलग अलग प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके और उनको बेच करके अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। दूसरा इसमें जो उद्देश्य है हम लोग पढ़ते हैं कि मिनिमाइजेशन ऑफ कास्ट, मिनिमाइजेशन ऑफ कास्ट। इसके अंतर्गत अर्थशास्त्र हमें यह बतलाता है कि कोई भी किसान मुख्य रूप से अर्थशास्त्र के जितने भी नियम एवं सिद्धांत हैं उसका प्रयोग करके अपनी कृषि में फसलों उत्पादन की प्रक्रिया करते समय अपने जो भी उत्पादन लागत आ रही है उन सभी को किस प्रकार से कम किया जा सके, जिससे कि किसान को अधिक से अधिक मात्रा में मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, किसानों को अधिक से अधिक मात्रा में लाभ का जो हिस्सा है वो बच सके। तो अर्थशास्त्र, कृषि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से इन तीन उद्देश्यों का अध्ययन करते हैं, जिससे कि हम किसान को यह पता चलता है कि किस प्रकार से जो किसान है वो संसाधनों का उपयोग करे कि जिससे उसकी जो उत्पादन लागत है वो कम से कम आए और जो लाभ का हिस्सा है वो अधिक से अधिक प्राप्त के। जितने भी नियम, सिद्धांत एवं पहलू हैं या विधियां हैं उनका प्रयोग करके जो किसान है वो इन कृषि उद्देश्यों का किस प्रकार से उपयोग कर सकता है एवं किस प्रकार से अपनी उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है, जिससे कि उसको कम से कम लागत लगे और जितने भी संसाधन हैं वो सभी कम से कम उपयोग में आए और अधिक से अधिक मात्रा में जो लाभ का हिस्सा है वो किसान को बचे, जिससे कि उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। अब हम लोग आगे बात करते हैं हम लोग कृषि अर्थशास्त्र की परिभाषाओं की। तो मुख्य रूप से कृषि अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है उसको अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपने अनुसार अलग अलग शब्दों में व्यक्त किया है। इसमें से जो पहले अर्थशास्त्री हैं एल.सी. ग्रे, ये बतलाते हैं कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स इज द साइंस इन विच द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स आर अप्लाइड टू द स्पेशल कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। अर्थात कृषि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मुख्य रूप से इकोनॉमिक्स के जितने भी सिद्धांत हैं एवं विधियां हैं उनका उपयोग कृषि की विशिष्ट दशाओं में किया जाता है। ठीक, दूसरे अर्थशास्त्री हैं जो B.H. हिब्बार्ड हैं, वो अपने अनुसार बतलाते हैं कि कृषि अर्थशास्त्र मुख्य रूप से अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का
जो उपयोग है वो मनुष्य मुख्य रूप से धन कमाने एवं व्यय करने की प्रक्रियाओं के लिए करता है। तीसरी जो परिभाषा है वो फिलिप टेलर के द्वारा दी गई है। ये बतलाते हैं कि मुख्य रूप से जो अर्थशास्त्र है वो कृषि उद्योग से संबंध रखती है, जिसके अंतर्गत मनुष्य के द्वारा उत्पादन एवं वितरण प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और जो अगले अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर हार्वर्ड, ये अपने शब्दों में बतलाते हैं कि मुख्य रूप से जो कृषि अर्थशास्त्र है वो मुख्य रूप से उन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है जिसका उपयोग मानव कृषि के द्वारा धन कमाने के लिए करता है। ठीक है, इन सभी प्रक्रियाओं या इन सभी परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए हम इन सारांश या इस बात तक पहुंच सकते हैं कि जो कृषि अर्थशास्त्र है इसके अंतर्गत मुख्य रूप से मनुष्य के धन कमाने से संबंधित बातों का अध्ययन किया जाता है, और यह धन मुख्य रूप से कृषि विभाग या कृषि से संबंधित या कृषि प्रक्रियाओं को करने के बाद ही यह जो धन है वो मनुष्य कमा पाता है। और मुख्य रूप से कृषि अर्थशास्त्र के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो कृषि अर्थशास्त्र के अध्ययन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने बात किया कि मुख्य रूप से जो मनुष्य है वो जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेस हैं उनका सिलेक्शन किस प्रकार से करे एवं उसका उपयोग मानव के द्वारा खेती में इस प्रकार से किया जाए जिससे कि किसान को जो उत्पादन लागत है वो कम से कम आए और अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन किया जा सके। और कृषि अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से कृषकों के द्वारा उत्पादन, उपभोग, विनिमय एवं उन प्रकार की वस्तुओं के वितरण आदि बातों का अध्ययन किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कृषि अर्थशास्त्र के कौन कौन से स्कोप है या कौन कौन से क्षेत्र हैं। बात करते हैं हम लोग कृषि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के बारे में। तो कृषि अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है वो अत्यंत व्यापक है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित पहलुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। मुख्य रूप से जो पहला स्कोप है वो फार्मिंग सेक्टर इन एग्रीकल्चर, कृषि के अंतर्गत जो जितने भी प्रकार के फसलें को उगाया जाता है उन सभी के बारे में भी अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से सस्य विज्ञान के जितने भी सिद्धांत हैं एवं इकोनॉमिक्स के जितने सिद्धांत हैं जिनके द्वारा अलग अलग प्रकार के फार्मों पर कितने प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जाता है, कौन कौन से अन्य उद्योग धंधे लगाए जाते हैं जिनका उपयोग करके जो मानव है वो अधिक से अधिक मात्रा में जो धन है उनको किस प्रकार से अर्जित कर सकता है, उन सभी बातों का इसमें अध्ययन करते हैं। दूसरा जो सेक्टर है वो बिजनेस सेक्टर इन एग्रीकल्चर फार्म, मुख्य रूप से इसके अंतर्गत हम लोग दो प्रकार की बातों का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत जो सबसे पहला जो सेक्टर है वो फार्म सप्लाई सेक्टर। इसके अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से फार्म पे किन किन प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा जो मानव है वो फसलों का उत्पादन करता है एवं फसलों उत्पादन में उनको लगाता है, उन सभी आगतों या इनपुट्स के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे जो इनपुट्स हैं उनकी सप्लाई, जैसे किसान के लिए खाद, बीज, उर्वरक, सिंचाई के यंत्र एवं अन्य जो उपकरण हैं उन सभी उपकरणों की जो उपलब्धता है किस प्रकार से हम लोग किसान को करवाएंगे जिससे कि किसान को आसानी पूर्वक वो सभी वस्तुएं जो है प्राप्त हो सके और उसको अपने उत्पादन करने में किसी विशेष प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े, उन सभी बातों का हम लोग अध्ययन करते हैं। दूसरी जो प्रक्रिया इसमें प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री, मुख्य रूप से वह व्यवसाय जो प्रसंस्करण और वितरण पर निर्भर है। इसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से जब किसी प्रकार की फसलों का उत्पादन हो जाता है तो उसका प्रसंस्करण मतलब कि उसके रूप में परिवर्तन करके हम लोग किस प्रकार से उसका जो वास्तविक मूल्य है उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे धान से चावल का निर्माण, जितने भी दाल वाली फसलें हैं उन सभी फसलों से अलग अलग प्रकार की दालों का निर्माण करना एवं जो शुगर है या गन्ना है उससे चीनी का निर्माण करना, इन सभी प्रक्रियाओं में अलग अलग प्रकार की जो इंडस्ट्री हैं वो कार्य कर रही हैं। जैसे हम लोग देखते हैं चीनी मिल, दाल मिल, राइस मिल और आटा बनाने की जो चक्कियां हैं वो सभी इसके अंतर्गत कार्यरत हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन से तात्पर्य है मुख्य रूप से उन समस्त उत्पादों को पैकेजिंग करके हम उसको ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया करके समस्त जितने भी प्रकार के उपभोक्ता हैं उन सभी को आसानी से प्राप्त हो सके, इसके अंतर्गत हम लोग उन सभी बातों का अध्ययन करते हैं। तीसरी जो प्रक्रिया है अन्य जो इंडस्ट्री है जो कृषि से जुड़े हुए हैं उन सभी बातों का किस प्रकार से हम लोग इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसमें जो पहली प्रक्रिया है उसमें कृषि का जो कृषि शिक्षा, मुख्य रूप से कृषि शिक्षा से तात्पर्य यह है कि जो कृषि की शिक्षा है कि किसानों की जो भी जितनी प्रकार की आर्थिक स्थितियां हैं उन सभी का सुधार करने के लिए हम लोग सबसे पहले
कृषि में किन किन प्रकार की समस्याएं आती हैं, उन सभी बातों का अध्ययन करते हैं, जिसमें नवीन उत्पादनशील प्रजातियां किस प्रकार से हम लोग उन सभी का उत्पादन करेंगे एवं उन सभी आगतों का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, जिसके द्वारा अलग अलग प्रकार की जो प्रौद्योगिकी है, नई नई प्रजातियां हैं, जैविक खाद, खेती की नीति एवं पद्धतियाँ, ये सभी बातों का जो भी अध्ययन है उन सभी का अध्ययन हम लोग इसमें करेंगे। और जितने भी प्रकार के हमारे किसान हैं उन सभी किसानों के प्रशिक्षण के लिए भी यदि कोई प्रक्रिया की जाती हैं तो वो सभी हम लोग कृषि शिक्षा के अंतर्गत करते हैं। दूसरा है कृषि रिसर्च। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जितने भी प्रकार के फार्म प्रबंधन एवं कृषि विपणन आदि जैसी नई नई तकनीकी जानकारियाँ, कीटनाशक एवं नए कीटनाशकों, जैव कीटनाशकों की जानकारी, कृषि विकास आदि बातों को अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है इसमें शामिल किया जाता है। और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से रिसर्च एवं अनुसंधान से संबंधित प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है। और तीसरी जो प्रक्रिया है कृषि संचार। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जितने भी प्रकार की शिक्षा है उन सभी शिक्षाओं एवं जितनी भी प्रकार की नवीनतम जो नीतियां हैं, टेक्नोलॉजी हैं, उन सभी को किसानों को किस प्रकार से हम लोग उन सभी प्रक्रियाओं को किसानों तक कैसे पहुंचाएंगे, उन आदि बातों का इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। मुख्य रूप से इसके अंतर्गत जो चौथा है वो कृषि से संबंधित सहकारी एवं अन्य अर्ध सरकारी एजेंसियां। इसके अंतर्गत हम लोग मानव या जो किसान है उसके अंतर्गत सरकार की कौन कौन सी एजेंसियां हैं जो उसके उत्पादों को खरीदती हैं, उत्पादन की प्रक्रिया में सहायता देती हैं। मुख्य रूप से साख संबंधी या ऋण से संबंधित बातों का ऋण जो मुहैया कराने के लिए अलग अलग प्रकार की जो संस्थाएं हैं वो कार्य करती हैं। इन सभी बातों का हम लोग इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं या इसके अंतर्गत जो किसान है वो जानकारी प्राप्त करता है। अब हम लोग बात करते हैं कि कृषि अर्थशास्त्र के कौन कौन से भाग हैं जिनका अध्ययन मुख्य रूप से हम लोग अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। बात करते हैं हम लोग कृषि अर्थशास्त्र के अलग अलग विभागों की कि इसके अंतर्गत किन किन विषयों का हम लोग अध्ययन करते हैं। इन सभी के आधार पे कृषि अर्थशास्त्र के जो 8 विभाग हैं उनको अलग अलग विभागों में बांटा गया है। इसके अंतर्गत जो पहला विभाग है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स, मुख्य रूप से इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं कि फसलों का उत्पादन किसानों के द्वारा किस प्रकार से किया जाए कि उसके द्वारा कम से कम लागत में अधिक से अधिक मात्रा में जो उत्पादन है उसको किया जा सके। जो दूसरा विभाग है फार्म मैनेजमेंट, इसमें मुख्य रूप से हम लोग फार्म प्रबंधन के बारे में अध्ययन करते हैं कि एक किसान जो अपने फार्म पे किन किन प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करके वो अधिक से अधिक मात्रा में लाभ प्राप्त करने के लिए किन किन निर्णयों को या किन किन डिसीजंस को लेता है कि जिससे उसको अधिकतम लाभ जो है वो प्राप्त हो सके। तीसरा जो है लैंड इकोनॉमिक्स, मुख्य रूप से इसके अंतर्गत हम लोग भूमि से संबंधित समस्याओं एवं भूमि सुधार आदि बातों एवं गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो हमारा आप लोग गांव में होता है ना कि चकबंदी, उन सभी बातों का इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं कि भूमि सुधार किस प्रकार से किया जा सके एवं भूमि के सुधार से संबंधित कौन कौन सी जो बातें हैं वो सरकार के द्वारा लागू की गई हैं एवं अलग अलग पहलुओं का हम लोग इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत जो चौथा विभाग है उसको हम लोग कहते हैं लेबर इकोनॉमिक्स। इसके अंतर्गत जो कृषि श्रमिक हैं या जितने भी श्रमिक हैं उन सभी की कौन कौन सी समस्याएं हैं, रोजगारी एवं अर्ध बेरोजगार या बेरोजगारी एवं उनकी मजदूरी आदि पहलुओं पर हम लोग बात करते हैं एवं उन पे अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से या लेबर्स की कौन कौन सी समस्याएं हैं एवं कृषि में जो कृषि से संबंधित जो लेबर हैं उन सभी की कौन कौन सी समस्याएं हैं। लेबर्स क्या होते हैं, मुख्य रूप से हम उनकी परिभाषा के बारे में बात कर लेते हैं कि जो श्रमिक है मुख्य रूप से उसके पास अपने जीवन यापन के लिए उसके श्रम के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं होता। उसके आर्थिक स्थिति अत्यंत कमज़ोर होने के कारण उसको केवल और केवल श्रम करने में ही उसको रोजगार प्राप्त होता है। आदि बातों को हम लोग इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। जो पांचवा है वो एग्रीकल्चर फाइनेंस, मुख्य रूप से इसके अंतर्गत कृषि से संबंधित जो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं या किसान हैं उन सभी को कृषि में कितने प्रकार के ऋणों की जो आवश्यकता होती है या कृषि में जितने भी प्रकार के जो धन हैं उन सभी की समुचित व्यवस्था करना एवं इन सभी की समुचित व्यवस्था करने के लिए कौन कौन सी जो संस्थाएं हैं, कृषिगत संस्थागत साख समितियां एवं गैर संस्थागत समितियां जिनके द्वारा किसान को अलग अलग विधियों के द्वारा लोन प्राप्त होता है, उसको हम लोग इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। जो अगला इसमें है मुख्य रूप से एग्रीकल्चर मार्केटिंग। इसके अंतर्गत हम लोग जो भी किसान के उत्पाद हैं उन सभी को उत्पादन की प्रक्रिया के बाद किसान अपने उत्पाद को
कहाँ या किस संस्था में ले जाकर के क्रय विक्रय करे, जिससे कि उसको अधिक से अधिक मात्रा में अपने जो कृषि उत्पाद है उनकी कीमत जो है प्राप्त हो सके। इसके लिए किसान एवं सरकार के द्वारा कौन कौन सी जो संस्थाएं हैं वो कार्य करती हैं, कौन कौन सी योजनाओं के तहत जो सरकार जो है कृषकों की उत्पादों को खरीदता है, एवं भारत में कितनी प्रकार की जो संस्थान हैं जो कृषि उत्पादों को खरीदने के लिए कार्य करती हैं। मुख्य रूप से भारत में कृषि उत्पादों को खरीदने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, जिसको हम लोग नाफेड के नाम से जानते हैं, ये सरकार की सहकारी विपणन समिति के जो भारत में सबसे शीर्ष या सबसे बड़ी सहकारी समिति है जो किसानों के उत्पादों को खरीदने के लिए पूरे भारत में कार्य करती है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लानिंग, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से कृषि में विकास किस प्रकार से किया जाए एवं सरकार की कौन कौन सी नीतियां हैं एवं कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसके तहत कृषि का विकास किया जा सके, उन सभी बातों एवं पहलुओं का अध्ययन करते हैं। जो 8वां एवं अंतिम विभाग है, इसके अंतर्गत हम लोग गांव में निवास करने वाली जो जनता है उन सभी की कौन कौन सी समस्याएं हैं, मुख्य रूप से शिक्षा, गरीबी एवं अन्य प्रकार की समस्याओं एवं उसके सुधार के उपायों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो वीडियो था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जाना कि कृषि अर्थशास्त्र मुख्य रूप से क्या है और यह किस प्रकार से अर्थशास्त्र से संबंधित है, एवं इसके अंतर्गत हम लोग किन किन बातों एवं पहलुओं का अध्ययन करते हैं, एवं अर्थशास्त्र के जो कौन कौन से विभाग हैं या कृषि अर्थशास्त्र को किन किन विभागों में बांटा गया है, इन सभी बातों को हम लोगों ने आज जाना। आशा करते हैं कि ये जो आज का वीडियो था आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, ताकि हमें भी आपको पढ़ा करके अच्छा अनुभव फील हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।